तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को डायनेमो भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो पर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, और बात करिए फिजिक्स के पेपर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो डायनेमो होता है उसका रचना, सिद्धांत और कार्यविधि को लिखिए। तो एकदम मस्त तरीके से लिखेंगे, जितनी बातें लिखी रटना कुछ भी नहीं यार, केवल अपना थोड़ा सा टाइम देके आपको इसे समझना है। आसानी से आप इसका पूरा चित्र, इसकी सिद्धांत, इसकी रचना, इसकी कार्यविधि बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है और इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सिंपल बात करें तो ये क्लास 12 फिजिक्स का जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का, उसी का टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देख सकते हो, सिद्धांत, रचना, कार्यविधि सब कुछ मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले यार जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की चैनल पे। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप लोग, जिससे आपकी तैयारी मस्त चल सके। और एक चीज़ और जान लो, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो व्हाट्सअप ग्रुप जो है उससे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको जितने भी मतलब बोर्ड एग्जाम को लेके अपडेट है वो सारी मिलती रहेंगी। इन सबकी PDF मिलती रहेंगी। ठीक है, इनकी जितनी फोटो है वो भी मिलती रहेंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे, तो उनको भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो आपका क्या होता है। तो देखो, इसका जो चित्र है, इस चित्र को आपको बाद में समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है, ये होता क्या है। ठीक है, इसका सिद्धांत सबसे पहले समझेंगे, और चित्र कब समझेंगे, जब हम बात करेंगे इसकी रचना की। ठीक है, अभी आपको चित्र को ध्यान नहीं देना, अभी जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो समझो। ठीक है, देखो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा और अच्छे से समझना होगा, तो आप एकदम आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो सिंपल बात करें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो, जनित्र का मतलब ही है एक प्रकार का जनरेटर। ठीक है, जनित्र का क्या मतलब, एक प्रकार का ये क्या है, जनरेटर है, जो कि कैसी धारा उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है। अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट को उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ो। हमने लिखा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो। ठीक है, कहा गया ना, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो यंत्र की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब इस जो ये आपका जनित्र है, इसकी जो ऊर्जा, यंत्र की जो ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होती, वैद्युत ऊर्जा, आपकी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती। तो इस को कौन परिवर्तित कर सकता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। सबसे पहले हमने कहा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, और इसके द्वारा आप वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। बस ये सीधी सी बात है। क्या प्राप्त कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर सकते हो, वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। अर्थात ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब कैसे परिवर्तित करेगा वो आपको सिद्धांत, रचना और कार्यविधि को पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, एक एक देखो, स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे ना तो एकदम मस्त तरीके से आपके पूरा दिमाग में बैठ जाएगा क्या चीज है ये। ठीक है, तो सिंपल इतना तो सब लोग समझ गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब बात करें इसका सिद्धांत, इसको क्यों बनाया गया। ठीक है, इससे क्या होता है, तो उसका सिद्धांत समझो। सिद्धांत इसका ये कहता है कि जब, ध्यान समझना, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, मान लो कोई बंद कुंडली है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए, तेजी से घुमाया जाए, तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा कैसे बनती, कहा गया ना, यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सिंपल इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। आप चित्र आपको थोड़ा समझाते हैं। देखो, इसमें ये जो आपका जनरेटर होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर जो होता है, इसमें सबसे पहले आपके पास दो चुंबक लगे होते हैं इस टाइप से। ये क्या लगे होते हैं, दो चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, जिनके ध्रुव देखो दिखाए गए, N ध्रुव है ये नॉर्थ वाला मतलब उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव S। ठीक है, साउथ पोल। ठीक है, तो सिंपल ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। आप बात करें इसके बीच में कुंडली आपको दिख रही होगी A B C D। ठीक है, यहाँ पे
एक ABCD कुंडली लगी होती है जो कि तांबे के तार की होती है। तो यहाँ पे सिंपल कैसी कुंडली होती है, ABCD एक आयताकार कुंडली होती है। इसी कुंडली को यहाँ पे क्या किया जाता है, इन चुंबक के बीच में घुमाया जाता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसा यहाँ कहा गया वही बात है। सिंपल चुंबक है, चुंबक के बीच में आपको एक तांबे की तार की कुंडली ले लेनी है और उसी कुंडली को बाद में घुमाया जाएगा। नीचे आओगे यहाँ पे तो इस कुंडली को हमने क्या किया है, दो सर्पी वलय के बीच में फंसाया हुआ है। सर्पी वलय छल्ले की तरह होते हैं, ये भी आपको रचना पे समझाएंगे पूरा। ठीक है, इस टाइप से इनको क्या बोलते हैं, जो ब्लैक कलर से आपके बने हुए ये हैं सर्पी वलय, दोनों सर्पी वलय हैं। यहाँ पे आपके दो ब्रूस लगे हुए हैं, ये जो आप देख रहे हो एक ब्रूस ये लगा वाई, एक ब्रूस ये लगा एक्स, एक्स वाई दो ब्रूस होते हैं। यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है और यहाँ पे आपको करंट का फ्लो दिखाया गया, मतलब कि धारा यहाँ पे धारा आपकी बह रही है। ठीक है, अभी आपको पूरा ये समझ में आएगा, टेंशन ना लो, थोड़ा थोड़ा समझते चलो एक एक स्टेप। ठीक है, सबसे पहले सिद्धांत में हमने क्या कहा, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है, आपका चुंबक होते हैं, चुंबक के बीच में एक कुंडली होती है। इस कुंडली को हम लोग देखो हमने घुमाने को दिखाया भी इस टाइप से, मतलब ये जो आयताकार कुंडली इसको इस टाइप से आपको तेजी से घुमाना है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, तेजी से घुमाना है। जब ये कुंडली इस टाइप से तेजी से घूमने लगती है तो चुंबक के बीच में होने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और आपका फिर आगे क्या कहा गया था वो यहां समझो। सबसे पहले कहा गया जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, क्योंकि चुंबक के बीच में जब आप इस कुंडली को बार बार घुमाओगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। कहा गया ना कि गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। अब जब इस कुंडली को आप घुमा रहे हो तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। कैसी धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, अब कुंडली को घुमाने में कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा, तो जो कुंडली को घुमाने में कार्य होता है वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसा कि आपसे कहा गया था, ये क्या करता है जनरेटर, ये जनरेटर क्या कार्य करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वही चीज है सिंपल कि अगर मान लो आपके पास दो चुंबक आपको लेने, चुंबक के बीच में आपको एक तांबे के तार की कुंडली लेनी है और उसको आपको तेजी से घुमाना है। जब आप उसे घुमाओगे तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो इसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये इसका सिंपल सा सिद्धांत है, आसान भाषा पे आपको समझा रहा है जिससे रटना ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले सिंपल बता दिया गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है और ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर हमने ये चीज आपको सिद्धांत पे बताया। अब बात करते हैं इसकी रचना की कि ये मतलब बनेगा कैसे, क्या क्या इसके मेन उपकरण होते हैं जिससे ये आपका जनरेटर बनके तैयार होता है। तो सिंपल ये आपको रचना पे पता चलेगा। फिर बात करेंगे इसके बाद हम क्या कि ये कार्य कैसे करता है वो बताना है आपको कार्यविधि पे। ठीक है, सिद्धांत पे आपको बताना ये है क्या चीज। ठीक है, फिर आपको बताना रचना पे कि इसमें क्या क्या बना हुआ है, ये क्या चीज है। ठीक है, मतलब इसकी रचना आपको संरचना बतानी है। फिर कार्यविधि पे ये बताना होता है कि ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, कि ये जनरेटर कैसे कार्य करता है, कैसे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है ये आपको कार्यविधि पे बताना है। ठीक है, आप सबसे पहले बात करते हैं इसकी रचना। रचना पे क्या कहा गया, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। ये जो आपका जनरेटर है, आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से इसके तीन मुख्य भाग वो समझो। यहां पे कहा गया इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। आप कौन कौन से मुख्य भाग है, पहला होता है क्षेत्र चुंबक। पहला मुख्य भाग इसका कौन है, क्षेत्र चुंबक। जैसे कि आपको बताया ये दो चुंबक लगे हुए हैं, ये इस जनरेटर का एक मुख्य पार्ट है, एक मेन पार्ट या मुख्य भाग है। ठीक है, तो सिंपल उस मुख्य भाग के बारे में आपको बताना है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। देख सकते हो ये एक शक्तिशाली चुंबक क्या होता है, NS होता है, जिसका एक ध्रुव N है एक S है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा N से S की ओर होती है। अब आपसे हमने बताया था कि जब ये कुंडली घूमती है तो इसके बीच में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, जिनकी दिशा भी यहां से आपको पता चल रही कहां से कहां तक होगी, N से S की ओर।
जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो किस ओर होंगी, एन से एस की ओर होंगी। ठीक है, तो सिंपल कहा गया क्षेत्र चुंबक। आपसे कोई पूछे कि इसके कितने मुख्य भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक होता है और आपका आर्मेचर होता है और सर्पी वलय तथा ब्रूस होता है। सबको समझेंगे, टेंशन न लो। ठीक है, सबसे पहले क्षेत्र चुंबक पे कहा गया यह एक शक्तिशाली चुंबक एनएस होता है और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एन से एस की ओर जाती हैं। ठीक है, देखो आपको यही जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही लिखना होगा, तब आपके 5 नंबर मिलेंगे। इसलिए कह रहे ध्यान से एक एक स्टेप समझते चलो, पूरा आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, सिंपल हम लोग आप पहला समझ चुके इसका मुख्य भाग कौन सा, क्षेत्र चुंबक। आप दूसरा इसका मुख्य भाग आ जाता है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर जो होता है यही कुंडली जो होती है ABCD, ये जो आपने तांबे के तार की कुंडली ली है ABCD चुंबक के बीच में रखी है, इस कुंडली को नाम देते आर्मेचर कुंडली। क्या नाम देते, आर्मेचर कुंडली नाम देते। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में तांबे की तार की कुंडली ABCD होती है। यहाँ पे हमने क्या किया है, तांबे के तार को लपेट के एक कुंडली बना ली है जिसको हमने चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा है। ठीक है, तो सिंपल चुंबक के ध्रुवों के बीच में तांबे के तार की कुंडली ABCD होती है जो कई फेरों की होती है। मतलब इसमें तांबे के तार के कई फेरे लपेट के एक कुंडली बनाई जाती है। जो तांबे का तार आपको लेना है उसके कई फेरे लपेटने हैं जिससे कुंडली बनेगी। उस कुंडली को नाम देना है ABCD और उसको इस चुंबक के ध्रुव के बीच में रख देना है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका पार्ट था, इसका दूसरा मुख्य भाग था आर्मेचर, जो कि क्या होती है, चुंबक के ध्रुवों के बीच में तांबे की तार की कुंडली ABCD होती है और यह कई फेरों की होती है। तो आपने 2 मुख्य भाग समझे कौन कौन सा। पहला तो आपका था क्षेत्र चुंबक, जो कि आपके 2 शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं N और S। ठीक है, और इसमें क्या होता है, N से S की ओर आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो आपकी जाती हैं। फिर इसके बाद क्या कहा गया, दूसरा मुख्य भाग है आर्मेचर। एक आपकी कुंडली तांबे के तार के कई फेरों की कुंडली होती है जिसको नाम देते हैं ABCD। उस कुंडली को हम लोग चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखते हैं। ठीक है, अगला मुख्य भाग देखते हैं। अगला मुख्य भाग है सर्पी वलय तथा ब्रूस। सर्पी वलय तथा ब्रूस, सर्पी वलय देख सकते हो इन छल्लों को बोलते हैं। ये जो बीच में यहाँ पे छल्ले हमने लगा रखे एक ब्लैक कलर से, ये देख सकते हो, एक ये देख सकते हो, इन दोनों छल्लों को क्या बोलते हैं, सर्पी वलय बोलते हैं। और यहाँ पे 2 ब्रूस लगे, एक ब्रूस ये Y है और एक ब्रूस ये X है। ठीक है, 2 ब्रूस लगे होते हैं X और Y। ठीक है, तो यहाँ पे सर्पी वलय और ब्रूस दोनों की बात होगी। सबसे पहले सर्पी वलय देखो क्या होता है, कुंडली के सिरों का संबंध 2 अलग अलग छल्लों से होता है। ये जो कुंडली है इसके सिरों का संबंध 2 छल्लों से होता है। पहला छल्ला ये रहा, दूसरा छल्ला ये। तो कुंडली के सिरों का संबंध 2 अलग अलग छल्लों से होता है और यह कुंडली के साथ साथ अक्ष पर घूमते हैं। ये क्या करते हैं, कुंडली के साथ साथ अक्ष पर घूमते हैं। मतलब जब कुंडली को घुमाया जाएगा तो ये आपकी पूरी कुंडली घूमेगी, जिसके साथ साथ ये छल्ले भी इसके अक्ष पे घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात है, कहा गया कुंडली के सिरों का संबंध 2 अलग अलग छल्लों से होता है जिन्हें सर्पी वलय बोलते हैं। और जब कुंडली घूमती है तो ये छल्ले भी उसके अक्ष पे घूमते हैं। ठीक है, कहा गया ना कि कुंडली के सिरों का संबंध 2 अलग अलग छल्लों से होता है और यह कुंडली के साथ साथ अक्ष पर घूमते हैं। ये क्या करते हैं, कुंडली के साथ साथ ये भी अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि आपका ब्रूस की, कि ये ब्रूस क्या होता है। तो इन छल्लों की 2 कार्बन की ब्रूस X तथा Y स्पर्श करती। मतलब ये जो 2 छल्ले हैं सर्पी वलय, इन दोनों सर्पी वलयों को 2 कार्बन की ब्रूस स्पर्श करती। यहाँ पे देख सकते हो इन छल्लों को डायरेक्ट स्पर्श कर रही है, कार्बन की होती है ये ब्रूस। ठीक है, इन ब्रूस को क्या की होती, कार्बन की। तो कुंडली ये आपका कुंडली के साथ साथ अक्ष पर घूमती, यहाँ से था। इन छल्लों की 2 कार्बन की ब्रूस X तथा Y स्पर्श करती है। इन छल्लों को होना चाहिए था। ठीक है, यहां पे इन छल्लों की नहीं, इन छल्लों को, इन छल्लों को 2 कार्बन की ब्रूस X तथा Y स्पर्श करती हैं। छल्ले इन ब्रूसों के नीचे फिसलते रहते हैं। मतलब इस टाइप से ब्रूस लगाई जाती है कि छल्ले इन्हीं ब्रूस पे क्या होते हैं, फिसलते रहते हैं। ठीक है, छल्ले इन्हीं ब्रूस के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते रहते हैं। तो सिंपल आप लोग सर्पी वलय तथा ब्रूस समझ सकते हो। आपसे कहा गया कुंडली के सिरों का संबंध क्या होता है, जो आर्मेचर कुंडली है इसके सिरों का संबंध 2 अलग अलग छल्लों से होता है। ये छल्ले जो होते हैं ये कुंडली के साथ साथ घूमते भी रहते हैं और इन छल्लों को नाम देते हैं सर्पी वलय। आप सर्पी वलय से 2 आपकी कार्बन की ब्रूस जुड़ी होती है X और Y। ठीक है, और ये ब्रूस जो होती हैं इन्हीं ब्रूस पे छल्ले फिसलते रहते हैं। तो ये है इसकी संरचना। आपको इसी टाइप से सेम लिखना होगा जैसे आपको समझाते चल रहा है। सबसे पहले जैसे आपने ये बता दिया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है और ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर सिद्धांत, फिर रचना पे आपने आसानी से समझा कि इसके 3 मुख्य भाग हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय अथवा ब्रूस। सर्पी वलय तथा ब्रूस, सर्पी वलय अलग है, ब्रूस अलग है। तो आपने
छेद चुंबक बताया क्या होता है, आर्मेचर बताया क्या होता है, सर्पी वाला तथा ब्रूस। अब बात करें कि कैसे जनरेटर आपका कार्य करता है, ठीक है, ये जनरेटर कैसे चलता है, कैसे ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्य करता है, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं उसकी कार्यविधि पे। तो आप बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कार्यविधि। लिखना आपको सेम ऐसे ही है। तो अब आप लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो जिससे हम इधर वाला इरेज कर दें, और अब बात करते हैं कार्यविधि की। तो आप बात कर लेते भाई हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि की। ये जनित्र जो है, जनरेटर जो है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। आपको यही लिखना होगा, सबसे पहले सिद्धांत, रचना और फिर कार्यविधि, ठीक है। तो आप कार्यविधि को हम लोग समझते हैं कि ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो आपका जनरेटर है ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो सिंपल कार्यविधि आप लोग देखो, यहाँ पे हमने लिखा, जब आर्मेचर कुंडली, ध्यान से समझना, जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। ये बात हमने आपको बताई थी, जब ये कुंडली ABCD घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो वही चीज कहा गया कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती। मतलब जब कुंडली घूमेगी तो उसमें क्या होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा, धारा प्रेरित हो जाएगी। यहां पर प्रत्येक आधे चक्कर में, ध्यान से समझना, यही मेन पॉइंट है, यहां पर प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः यहां पर उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट है, और इस धारा की दिशा का पता फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निकाला जा सकता है। ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या कहा गया कार्यविधि पे कि जब ये ABCD जो आर्मेचर कुंडली है, जब ये घूमती है तो क्या होता है, इसके बीच में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। अब अगर बात करें, जब ये कुंडली, मान लो देखो जैसे ABCD कुंडली है, जब ये प्रत्येक आधा चक्कर घूमती है, ध्यान समझना, जैसे ये अगर ABCD, जैसे ऐसी ये कुंडली ABCD है, आपका नाम कैसे लिखा हुआ है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये आपकी क्या है, ABCD कुंडली, ठीक है। आप जब ये ABCD कुंडली पूरी घूमेगी तो इस टाइप से पूरी घूम के इस टाइप से आपकी इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है, तब तो ये पूरी घूमेगी। लेकिन अगर ये आधी घूमे, ये ABCD कुंडली जो है ये पूरी ना घूम के क्या ऐसे पूरी घूमेगी, अगर ऐसे ना घूम के ये आधी ऐसे घूमे, ध्यान से समझो, ABCD कुंडली आपकी ये है, ये पूरी ना घूम के ऐसी आधी घूम जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये ABCD कुंडली अभी ऐसे थी, अब ये ऐसे घूम चुकी, मतलब AB, अब A यहाँ पे आ चुका, B यहाँ पे आ चुका, और ये जो CD था, ये CD भुजा कहाँ जा चुकी, पीछे जा चुकी। ध्यान समझो, जब ये ABCD ऐसे हो गई तो AB वाली जो हो गई आगे हो गई और CD वाली नीचे हो गई, ठीक है। तो AB आपकी आगे हो गई और CD नीचे हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आधा चक्कर घूमी, ठीक है, मतलब ABCD इस टाइप से आधा चक्कर घूमी। जब ये कुंडली ऐसे करके ऐसे घूमी, इतने में केवल, तब क्या हुआ, उसका आधा चक्कर। तब जब आधा चक्कर होगा तब धारा की दिशा जो होगी वो आपकी कैसी होगी, जैसे इस चित्र पे आपको दिख रही है, इस टाइप से आपका होती हुई, इस टाइप से आपकी ये धारा होगी, ठीक है। मतलब आपका X से होती हुई इस टाइप से Y में प्रवेश कर रही है, ठीक है। लेकिन जब ये आधा चक्कर पुनः घूम जाएगी, ठीक है, मतलब जब ये ABCD कुंडली ये ऐसे जो थी अब ऐसे घूमी तो आधा चक्कर इसका हुआ, तब धारा की दिशा ये होगी। लेकिन जब जैसे ही अब फिर से आधा चक्कर ऐसे घूम जाएगी, तुरंत धारा की दिशा इसके विपरीत हो जाएगी। मतलब जो धारा अभी ऐसे बह रही है, धारा ऐसे ना बह के ये धारा उल्टी दिशा में इसके विपरीत दिशा में बहने लगेगी। मतलब कहने की बात ये है कि इसमें जो ABCD कुंडली होती है, जब ये आधा चक्कर घूमती है तब धारा की दिशा दूसरी हो जाती है, जब ये फिर से आधा चक्कर घूमती है फिर से इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। मतलब प्रत्येक आधे चक्कर में इसमें धारा की दिशा बदलती है, जिसके कारण देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, उसमें धारा की दिशा जो होती बदलती रहती। तो वही चीज कहा गया कि पहले तो कह दिया गया था कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती, अब कहा गया यहां पर प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी। मतलब जो ABCD कुंडली जब ये आधा चक्कर घूमेगी तो धारा की दिशा जैसी चित्र में दिख रही है ऐसी रहेगी, लेकिन जैसे ये फिर से आधा चक्कर घूम गई तब धारा की दिशा जो है जैसे अभी ऐसे बह रही है अब इसका उल्टा ऐसे बहने लगेगी। मतलब धारा की दिशा जो होगी बदल जाएगी। सीधी सीधी बात यह है कि जब आर्मेचर कुंडली आधा घूमती है तो धारा की दिशा दूसरी हो जाती है, फिर आधा घूम जाएगी तो फिर दूसरी हो जाएगी। मतलब प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी।
तो सीधा आपको लिख देना है कि यहाँ पर प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः यहाँ पर उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा। मतलब जब प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाए तो उस धारा को नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और इस धारा की दिशा का पता आप कैसे लगा सकते हो? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। इस धारा की दिशा क्या होगी इसको आप कैसे पता लगा सकते हो? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो ये सिंपल से इसकी कार्यविधि पे आपको लिखना है। देखो सिंपल, हमने सबसे पहले ये बात तो आप लोग समझ गए थे कि जब आर्मेचर कुंडली आपकी चुंबक के ध्रुवों के बीच में घूमती है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब बस थोड़ी सी बात ये जोड़ी गई कि जब कुंडली आधा चक्कर घूमती है तो उसमें धारा की दिशा दूसरी होती है, जैसे फिर आधा घूमेगी तो धारा की दिशा बदल जाती है। मतलब प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाती है। अतः इस जनरेटर द्वारा कौन सी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होती है। और इस धारा की दिशा का पता हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी कार्यविधि आपको इतना ही लिखना है, जैसे हमने बताया रचना, सिद्धांत और ये कार्यविधि। चित्र आपका इसी टाइप से बन जाएगा। आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है, 5 नंबर आपके पक्के। बस इतना ही आपको सिंपल लिख देना है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको करना था। अगर इतना लिखाते हो तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता, पूरे आपको नंबर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और आशा करते हैं आपको समझ में होगा। समझ में आया तो यार कमेंट करके बताना भी, क्योंकि आप लोग अगर बताओगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमारा समझाना आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है क्लास 12 की। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।